नमस्कार भैया बहनों। आज अपन पुनः पढ़ते हैं कक्षा नवम में अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। इस पाठ में पहले अपन भाग 1 में और 2 में सजीवों के बारे में, सजीवों के गुणों के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। सजीवों में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, सजीव किसे कहते हैं, सजीव की क्या परिभाषा होती है, इस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। कोशिका की खोज कैसे हुई और कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम करेंगे कि कोशिका किसकी बनी होती है और इसका संरचनात्मक संगठन कैसा होता है। तो जैसा अपन पहले बताया था कि कोई भी जो कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। 3 प्रकार के जो पदार्थ होते हैं या 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर के वो बनी हुई होती है। एक तो होती है प्लेज्मा झिल्ली, दूसरा होता है केंद्रक और तीसरा होता है कोशिका द्रव्य। प्लेज्मा झिल्ली कोशिका का आवरण का निर्माण करती है, केंद्रक कोशिका के मध्य में होता है और कोशिका द्रव्य जो होता है वो उसके अंदर जो भरा हुआ पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, उसको अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब तीनों की ही चर्चा की संरचना की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन आते हैं प्लाज्मा झिल्ली, या इसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है और जो सामान्यतः कोशिका को और बाहर के पर्यावरण को दोनों को पृथक करने का कार्य करती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो कोशिका के अंदर जो पदार्थ आते हैं और जाते हैं उन पर भी नियंत्रण रखने का कार्य करती है और इसीलिए इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इस कोशिका के अंदर में पदार्थों का आना जाना और गैसों का आना जाना इस प्रकार से होता रहता है। यह किस प्रकार से होता है? तो गैसों का जो आदान प्रदान है वो विसरण प्रक्रिया से होता है। विसरण प्रक्रिया के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो गैसों के जो अणु होते हैं वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो जब सांद्रता में परिवर्तन के कारण जो गति होती है गैसों में, और उसके कारण से ही कोशिका के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेना या कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ऑक्सीजन का लेना या ऑक्सीजन को बाहर निकालना, इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो सजीव कोशिकाओं के अंदर में या गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह विसरण विधि द्वारा होता है। विसरण के नियमानुसार ही एक और क्रिया होती है परासरण। यह परासरण जो क्रिया होती है वो जल अणुओं के या तरल अणु के द्वारा होती है। जब जल के अणु किसी पारगम्य झिल्ली के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं तो उसे अपन परासरण कहते हैं। ये जो परासरण होता है ये भी सांद्रता परिवर्तन के कारण होता है। सांद्रता परिवर्तन में किस प्रकार से होता है? तो जैसा भी आपने बताया था कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना, ये जल अणुओं का एक सामान्यतः भौतिक गुण होता है और इसी गुण को परासरण कहते हैं। माना कि जैसे किसी कोशिका के बाहर की ओर तनु विलयन है यानी सांद्रता कम है और कोशिका के अंदर जो है वो सांद्रता अधिक है, तो जल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। जब कोशिका में से जल अंदर की ओर प्रवेश करता है, अर्थात जब अंदर प्रवेश करता है इसका मतलब बाहर की ओर जल की सांद्रता ज़्यादा है और अंदर की ओर जल की सांद्रता कम होती है। इसी प्रकार से जब ऐसे माध्यम के अंदर में रख दिया जाए जहाँ पर जल का आवागमन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पर जल के कोशिका के बाहर और कोशिका के भीतर जल की सांद्रता जो है वो बराबर है। जब बराबर होती है तो वह जल बाहर या अंदर की ओर नहीं जाता या उनमें गति नहीं होती है। तीसरी स्थिति बनती है जब कोशिका के अंदर जल की मात्रा अधिक हो और बाहर की ओर जल की मात्रा कम हो, अर्थात बाहर की जल की सांद्रता कम हो। तो इस स्थिति में
कोशिका से जल बाहर की ओर निकलने लगता है। यह तीन स्थितियां, एक स्थिति कहलाती है एक स्थिति कहलाती है अति परासरणी दाब, दूसरी कहलाती है समपरासरणी दाब और तीसरी कहलाती है अल्प परासरणी दाब। तो इस प्रकार से तीन विधियां यहाँ पर हो जाती, अल्प परासरणी दाब, सम परासरणी दाब और अति परासरणी दाब। और इन तीनों विधियों के माध्यम से कोशिका के अंदर पदार्थों का आवागमन लगातार होता रहता है। हमने कभी कभी देखा है कि किसी किशमिश को हम जब पानी के अंदर में डाल देते हैं तो किशमिश पानी को अंदर की ओर सोख लेती है, अर्थात पानी जो है वो किशमिश के अंदर चला जाता है और किशमिश फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो क्योंकि बाहर जल था, जल की सांद्रता अधिक है और कोशिका के अंदर जल की सांद्रता कम है, और इस कारण से जल जो है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करता है। जब जल अंदर की ओर चला जाता है तो कोशिका जो है वो या किशमिश जो है वो फूल जाता है। बहुत सारे जो एक कोशिकीय जो दो जीव होते हैं वो भी इसी प्रकार से अपने जल को ग्रहण करते हैं। मूल भी जो होती हैं वो जब जल को ग्रहण करती हैं तो वो भी परासरण विधि से ही जल को अवशोषित करने का काम करती है। इन सब क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः कोशिका में होने वाली जो उपापचय क्रियाएं होती है उनसे प्राप्त होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, कार्बनिक अणुओं की जैसे लिपिड की और प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। यह इतनी पतली होती हैं कि इसे अपन सामान्य सूक्ष्मदर्शी से न देख करके केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जाता है। कोशिका झिल्ली का जो लचीलापन होता है वो एक कोशिकीय जीवों में होने के कारण यह इससे अपना भोजन भी प्राप्त कर लेते हैं। जब भोजन प्लाज्मा झिल्ली की सहायता से शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। जब कोई उत्सर्जी पदार्थ कोशिका से प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलता है तो उसको एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है। तो दो प्रक्रिया हो गई, ये एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। दूसरा होता है कोशिका भित्ति। यह कोशिका भित्ति सामान्यतः पौधों में या पादपों में जो कोशिका जो झिल्ली होती है उसके अतिरिक्त, यानी कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर एक विशेष प्रकार की सतह या तह बनी होती है। इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। यह सामान्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है और यह जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यह पौधों में या पादप कोशिका में संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है। साथ ही साथ कोशिका से होने वाले जो जल की हानि होती है उस हानि को भी रोकने का काम करता है और इसकी वजह से कोशिका में जो है वो दृढ़ता बनी हुई रहती है। और सामान्यतः इसकी जो कोशिकाएं होती, ये जो संरचना होती है वो मृत प्रकार की होती है, अर्थात मृत कोशिकाओं के चारों तरफ इस प्रकार की लेयर विशेष तौर से बनी होती है। कोशिका भित्ति पौधों में, कवक में और बैक्टीरिया की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे रह सकती हैं और ऐसे माध्यम में कोशिका प्रसरण विधि द्वारा पानी सोख लेती है। कोशिका फूल जाती हैं और कोशिका भित्ति के ऊपर कम दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका भित्ति के प्रति समान रूप से दबाव डालती है और इस कारण से ही पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम में कोश जंतु कोशिका को आसानी से अपन सहन कर सकती है। अर्थात जंतु जो कोशिका होती है वह पानी को ज़्यादा नहीं सोख पाती है या ज़्यादा सहन नहीं कर पाती, जबकि पादप कोशिका इस प्रकार से ज़्यादा सहन कर लेती है। दूसरा जो केंद्र के अंदर में होता है मध्य भाग, केंद्रक।
केंद्रक जो होता है वो किसी भी कोशिका का मध्य भाग होता है, और जो मध्य भाग होने के कारण से इसको अपन केंद्रक भी कहते हैं। यह केंद्रक जो होता है ये भी चारों ओर से एक विशेष झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। उस जो दोहरी जो झिल्ली होती है इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों के कारण से ही यहाँ पर पदार्थ जो है इसमें अंदर बाहर की ओर आ सकते हैं। तो ये जो केंद्रक होता है इस केंद्रक में तीन प्रकार की संरचनाएं होती हैं। एक तो हो गई केंद्रक झिल्ली जो सबसे बाहर का आवरण बनाती है। दूसरा हो जाता है इसमें कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर भरा हुआ जो तरल पदार्थ होता है वह कोशिका द्रव्य कहलाता है। तीसरा जो इसमें होते हैं वो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम लंबे लंबे और छड़ के आकार के होते हैं, और ये जो क्रोमोसोम होते हैं यह सामान्यतः डीएनए के बने हुए रहते हैं। और यह कह सकते हैं अपन यहाँ पर ये कि डीएनए और प्रोटीन मिलकर के और क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। क्रोमोसोम के जो विशेष भाग होते हैं, जो सजीव भाग या सक्रिय भाग होते हैं, उसे अपन जीन कहते हैं। तो जो जीन जो होते हैं वह क्रोमोसोम के ही भाग होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर में जो डीएनए होता है इसमें विशेष प्रकार की आनुवंशिकी सूचनाएं निहित होती हैं, और ये आनुवंशिकी सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय ये गुणसूत्र जो होते हैं वो इन सूचनाओं को लेकर के चले जाते हैं। कुछ जीवों में यह जो क्रोमोसोम है यह बहुत संगठित रूप में रहते हैं। जब संगठित रूप में रहते हैं तो ये क्रोमेटिन कहलाता है या क्रोमेटिन जालिका कहलाती है। जिस प्रकार से माना कि कोई कोशिका विभाजित होने वाली होती हैं, तब यह संरचनाएं अलग अलग हो जाती है यानी क्रोमोसोम के रूप में हो जाती हैं, और जब यह विभाजित नहीं होने वाली होती हैं तो ये क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में रहती हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें सामान्यतः केंद्रकों की संख्या एक या एक से भी कम होती हैं या फिर एक से भी ज़्यादा होती हैं। तो जिनमें जो केंद्रक पाया जाता है यानी संगठित केंद्रक पाया जाता है या केंद्रकीय पदार्थ एक झिल्ली के द्वारा परिबद्ध रहते हैं, उसे अपन यूकोरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें केंद्रकीय पदार्थ तो होता है लेकिन झिल्ली नहीं होने के कारण से वह क्रोमेटिन पदार्थ चारों तरफ फैला हुआ रहता है। जब चारों तरफ फैला हुआ रहता है तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। इनमें कोशिकीय पदार्थ या केंद्र के पदार्थ जो होता है वो फैला हुआ रहता है या संगठित रूप से नहीं होता है। कुछ कुछ जैसे बैक्टीरिया हैं वो इस प्रकार के जीव होते हैं। इसके अलावा नीलहरित शैवाल है, माइकोप्लाज्मा है, ये कुछ इस प्रकार के जीव होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और इनमें संगठित केंद्रक नहीं होता है। इसके अलावा शेष सभी जो विकसित प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उन सब में जो है वो यूकेरोटिक केंद्रक पाया जाता है। जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने के साथ में ही अपन देखेंगे कि इनमें जो अंतर होता है प्रोकैरियोटिक में और यूकेरोटिक में, दोनों में क्या अंतर होते हैं ये आगे भी कुछ यहाँ पर होने वाला है। अब यह दो टॉपिक आज अपने हुए हैं, एक तो हुआ है कोशिका झिल्ली और दूसरा होता है अपना केंद्रक। आपको दो क्वेश्चन करने हैं। एक तो पहला क्वेश्चन जिसमें केंद्रक झिल्ली और कोशिका भित्ति
में क्या अंतर होता है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में क्या अंतर होता है।